डियर फ्रेंड्स, आई हैव सम क्वेश्चंस। जिंदगी क्वेश्चंस के बगैर कुछ नहीं। तो व्हाट इज एन इलेक्टोरल यूनिट? व्हाट इज अ मेट्रोपॉलिटन? बड़ा ही सुना होगा आपने, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची मेट्रोपॉलिटन है, ये क्या चीज है? व्हाट इज अ काउंसिल? हु आर ऑफिस बियरर्स? मेंबर्स और ऑफिस बियरर्स ये कौन होते हैं? हु इज एन आरओ? रिटर्निंग ऑफिसर आया भाई, उसने ये चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, वो जीत जीत रहा था, उसको हरा दिया। हु इज एन आरओ? मैं फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट हूँ, इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पोलिंग स्टेशन मेरी प्रीमाइसेस मेरे नजदीक हो जाए, मुझे वोट ज्यादा पड़ जाएंगे। अगर वोट किसी ने नहीं दिया, उसको मैं जूते मार मार दूंगा। वो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू डू दैट। सो तो क्या मैं इस तरह का कोई काम कर सकता हूँ कि पोलिंग स्टेशन अपने ही प्रीमाइसेस में बनवा दूं? वो इज द मेयर। वसीम अख्तर मेयर है कराची का। तो ये मेयर एक्चुअली में होता क्या है? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी? हु आर प्रिजाइडिंग एंड पोलिंग ऑफिसर्स? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मगर परेशान होने की कोई बात नहीं। इन चीजों को तो देखने के लिए आए हम इस लेक्चर को देखने। तो कनेक्ट रहिए, बने रहिए एंड तक। इंशाल्लाह वी शैल डिस्कस एवरीथिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LWK चैनल। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 को डिस्कस करेंगे। हाँ, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ब्रीफ आता है तो डेप्थ इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट देन। सर्टेन बेसिक टर्म्स को देखते हैं पहले, ताकि जो वो आगे कुछ पता चल सके हमें। इलेक्टोरल यूनिट क्या होता है? जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था, देखिए भाई, एक एरिया है छोटा सा, उस एरिया के अंदर मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होंगे, उनको वोट मिलेंगे, वो इलेक्ट होंगे। तो वो जो एरिया है ना, वो इसको हम कहते हैं इलेक्टोरल यूनिट। मगर वो इलेक्टोरल यूनिट पोलिंग स्टेशन नहीं होगा, क्योंकि पोलिंग स्टेशन एक छोटी जगह है, एक कोई बिल्डिंग, एक कोई स्कूल, एक कोई एकेडमी जहां पर वोटिंग चल रही है, दैट इज पोलिंग स्टेशन। मगर इलेक्टोरल यूनिट उससे बड़ा है, पोलिंग स्टेशन से बड़ा है, बहुत बड़ा, जहां पर बहुत सारे वोटर्स हैं। पोलिंग स्टेशन पे मे बी सारे वोटर्स ना आए, मगर इलेक्टोरल यूनिट में बहुत सारे वोटर्स हैं जो घर भी बैठे हैं कहीं और। तो पोलिंग स्टेशन में जरूरी नहीं कि हर कोई आए, इलेक्टोरल यूनिट में सब लोग हैं, ठीक है? तो इलेक्टोरल यूनिट इज अ लार्ज, इज अ वास्ट, इज अ वाइड टर्म देन अ पोलिंग स्टेशन। जिस तरह एक सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी में कहा जाता है, इसी तरह वार्ड इज द बेसिक यूनिट हम कह सकते हैं। वार्ड इज द बेसिक इलेक्टोरल यूनिट। दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक काउंसिल का जो बेसिक इलेक्टोरल यूनिट है, वो एक वार्ड है। अब ये जो वार्ड इलेक्टोरल यूनिट, आगे जो काउंसिल आएंगी, उनकी जो लिमिट्स है वो गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन सबको चेंज करती रहती है, इनकी लिमिट्स को, ठीक है, बाय रूल्स। काउंसिल क्या होता है? अब तक इतना समझे कि काउंसिल भाई इंक्लूड करता है कॉर्पोरेशन को, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यूनियन कमेटी या कोई यूनियन काउंसिल। तो इनमें से कोई भी एक यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटी, जो भी, इन सबको काउंसिल कहा जाएगा। मगर इन सबको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि खुद कॉर्पोरेशन क्या होती है, यूनियन काउंसिल क्या होती है, यूनियन कमेटी क्या होती है। गवर्नमेंट जो है बाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताएगी, हमें प्रिस्क्राइब करेगी कि कोई एक काउंसिल है, वो अर्बन एरिया होगी या रूरल एरिया होगी। अर्बन यानी शहरी, रूरल जो है वो विलेज के साइड हो जाए, बाराड़ी जिसको कहते हैं। तो अर्बन एरिया को जब उन्होंने प्रिस्क्राइब करके बता दिया कि दिस शैल बी द अर्बन एरिया, तो उसके अंदर अर्बन एरिया में अब क्या क्या चीजें आती हैं? तो काउंसिल को ध्यान में रखिएगा कि काउंसिल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। फिर उस काउंसिल में गवर्नमेंट डिवाइड करके बता रही है कि अर्बन एरिया में कौन सा आएगा, रूरल एरिया में कौन सा आएगा। अब अर्बन एरिया में कौन सा आएगा उनको देखते हैं। यूनियन कमिटीज। यूनियन कमिटीज होंगी एक अर्बन एरिया में सबसे पहले, मगर उन एक यूनियन कमिटी फर्दर कंप्राइज ऑफ 4 वार्ड्स, 4 वार्ड होंगे एक यूनियन कमेटी में। सेक्शन 10(4) जो है वो देखिएगा, पता चल जाएगा आपको। यानी इतना पता चल गया कि अर्बन एरिया में यूनियन कमेटीज होंगी, और एक यूनिट कमेटी में 4 वार्ड होंगे, 4 वार्ड, ठीक है। फिर टाउन कमेटी होगी, म्यूनिसिपल कमेटी होगी, जो इसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि भाई ये टाउन कमेटी होगी, ये म्यूनिसिपल कमेटी होगी। तो सबसे छोटा बेसिक यूनिट वार्ड है, वार्ड के ऊपर होगा यूनियन कमेटी, यानी 4 वार्ड मिलकर बनाएंगे एक यूनियन कमेटी। अर्बन एरिया की बात कर रहा हूँ, रूरल में नहीं, रूरल में कुछ डिफरेंट है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन,
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर एग्जाम्पल एक सिटी है, उसके अंदर बहुत सारी यूनियन कमिटीज हैं, जाहिर सी बात है यूनियन कमेटी एक तो नहीं होगी, बहुत सारी यूनियन कमिटीज हैं, हर एक यूनियन कमेटी में 4 वार्ड, तो बहुत सारे यूनियन कमिटीज हैं, ये एक सिटी बन गया फॉर एग्जाम्पल, उस सिटी के लिए होगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, हैदराबाद डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हैदराबाद सिटी की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे यूनियन कमिटीज हैं, अब उस हैदराबाद सिटी के लिए होगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिंपल। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको देखने से पहले we firstly at first instance we should know what is a metropolitan city ये क्या होते हैं, उनको देखेंगे तो उसके बाद आएंगे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखने के लिए। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, देखिए एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, व्हेन दोज इंग्रेडिएंट्स आर फुलफिल्ड देन दैट इज कॉल्ड अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। सबसे पहले कि वो सिटी जो शहर जो उसका मेट्रोपॉलिटन कह रहे हो वो सेंट्रल हब ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस होना चाहिए, दूसरी बात उसकी पॉपुलेशन 3.5 मिलियन से बढ़कर हो, या फर्स्ट शेड्यूल जब आप देखोगे ना ऐसी एक्ट का और उसका पार्ट भी तो वहां पर ही दिया गया है, पॉपुलेशन का बता रहा हूँ। तीसरा कि वो डिवीजन होनी चाहिए, कोई सिटी नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उमरकोट एक सिटी है, इसका मतलब है कि वो मेट्रोपॉलिटन नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी सेंट्रल हब हो, चाहे कितनी भी उसकी पॉपुलेशन हो, बट द थिंग इज डिवीजन नहीं है वो। हैदराबाद एक डिवीजन है, कराची एक डिवीजन है, सक्खर एक डिवीजन है। और गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दे कि इट शैल बी अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो फिर वो हो जाएगा, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है क्योंकि वो चारों ये इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं, उस एक डिवीजन है, उसके अंदर ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, साउथ, कराची सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट मलीर। हाँ, इसी तरह हैदराबाद भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बन सकता है क्योंकि उसके अंदर भी ये चारों इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चौथा इंग्रेडिएंट लेकर है कि गवर्नमेंट जब तक उसको नोटिफिकेशन बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियली जो वो बताती नहीं है, तो ये होता है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी। हमने समझ लिया कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो पीछे चलते हैं कुछ जहां पर हमने कुछ चीजें छोड़ दी थी। तो हम सिटी पर थे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देख ली, फिर हम आए थे डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैंने कहा कि म्यूनिसिपल मेट्रोपॉलिटन को देख लेते हैं, तो अब व्हेन वी आर डन विद दैट अब हम आते हैं यहाँ पर। हमें पता है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी एक डिवीजन होता है जिसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि कराची में 5 डिस्ट्रिक्ट थे, अब उस हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होगी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसका मतलब है कि वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए होगी, बकाया सिटीज के लिए नहीं। ठीक है, तो कराची में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 5 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी, सिंपल। इसी तरह होगी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, फॉर ईच मेट्रोपॉलिटन सिटी, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए होगी एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। ठीक है जनाब, अब इसको इस तरह समझो, कराची एक सिटी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यानी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मगर उन सब डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर एक कराची जो शहर बन रहा है उस शहर के लिए होगी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, शहर के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। और पॉपुलेशन के लिए आप शेड्यूल्स को देखें तो वहां पर आपको पता चलता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेट्रोपॉलिटन सिटीज को हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। अर्बन एरिया को देखा, अब हम आ रहे हैं रूरल एरिया में। रूरल एरिया में यूनियन काउंसिल होंगी, ये याद रखिएगा। अर्बन एरिया में यूनियन कमिटीज थी, ठीक है, और ये यूनियन काउंसिल, इस ये यूनियन काउंसिल में भी 4 वार्ड ही होंगे, जिस तरह यूनियन कमेटी में 4 वार्ड थे, और ये यूनियन काउंसिल जो मिलकर बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यूनियन काउंसिल कंबाइंड शैल कंस्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। याद रखिएगा, गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल जो है वो गैजेट बताएगी कि कौन से रूरल एरियाज होंगे, कौन से अर्बन एरियाज होंगे। मगर अगर किसी फॉर एग्जांपल रूरल एरिया को अर्बन एरिया बना रही है तो फिर उससे पहले उन वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हियरिंग की, कि उनके उनके जो भी हैं मसले उनको सुना जाए अंडर सेक्शन 8। अब आते हैं थोड़ा सा आगे कैंडिडेट्स के बारे में। बिफोर इलेक्शन इन अ काउंसिल जनरली बात की जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी हैज टू फाइल नॉमिनेशन पेपर्स
ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है इसको हम आगे देखेंगे। तो अब तक हम अभी कैंडिडेट्स को देख रहे हैं। तो इलेक्शन के लिए जो कि काउंसिल के अंदर होगी, काउंसिल हमने देख लिया, उसके अंदर तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नॉमिनेशन पेपर देगी कि हमारे ये कैंडिडेट्स है इस काउंसिल के अंदर, तो उसका नॉमिनेशन पेपर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास दिए जाएंगे, वरना वो नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते इलेक्शन को, याद रखिएगा। इसी तरह सीट्स रिजर्व्ड भी होती हैं। एक तो जनरल थी सीट्स मेंबर्स के लिए, रिजर्व्ड सीट होंगी वुमेन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, पीजेंट्स के लिए, लेबरर्स के लिए। तो इन सब के लिए जो रिजर्व सीट हैं उनके, अब जिस तरह अब जैसे ही वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे हैं जनरल मेंबर्स के लिए, उस नॉमिनेशन पेपर्स के साथ वो सेपरेट लिस्ट देंगे कि कौन कौन से रिजर्व मेंबर्स हैं उनके लिए, अंडर सेक्शन 18। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ काउंसिल होगा 4 years, यानी मेंबर्स ये जो रिजर्व सीट से आए हैं जहां से भी आए इन सब का टर्म 4 years होगा। आफ्टर द लोकल इलेक्शन फुलफिलिंग कंडीशन ऑफ सेक्शन 18A, सेक्शन 18A में ये जो रिजर्व सीट थी और लोकल इलेक्शन अब हो चुकी है, 18A की कंडीशन को फुलफिल किया गया है, काउंसिल बन चुकी है, तो उस काउंसिल बनने के बाद तो सब लोग जो इलेक्ट होकर आए मेंबर्स और रिजर्व सीट्स पे जो भी मेंबर्स है सब मिलकर, अब अगर बात चल रही है मेट्रोपॉलिटन सिटी की, तो वहां पर होंगे मेयर और डिप्टी मेयर, इनको वोट दिया जाएगा। और अगर उसके अलावा बात चल रही है तो फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे, उनको उनको जो है वोट दिया जाएगा, उनको यानी इलेक्ट किया जाएगा। इलेक्ट किया जाएगा किस तरह के, वो अपने हैंड्स जो है वो ऊपर करेंगे और हैंड्स के हिसाब से देखा जाएगा, जिससे जिसके फेवर में ज्यादा हैंड्स होंगे वो हो जाएगा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। और अगर मेट्रोपॉलिटन की बात है तो मेयर और डिप्टी मेयर, तो मेट्रोपॉलिटन में ही सिर्फ होंगे मेयर और डिप्टी मेयर, उसके अलावा नहीं। तो इस वजह से वसीम अख्तर मेयर जो है वहां पर, तो क्योंकि कराची मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। और दूसरी बात, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों साथ इलेक्शन लड़ेंगे, यानी अगर एक वोट मेयर को मिला तो डिप्टी मेयर को भी वही वोट मिल जाएगा, तो काउंट हो जाएगा। अगर वोट एक चेयरमैन को मिला तो वही वोट वाइस चेयरमैन के लिए भी होगा, तो वो जॉइंट कैंडिडेचर्स को कहा जाता है, तो जॉइंट कैंडिडेट के तौर पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। ऑफिस बियरर्स कौन होंगे, यही मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, दीज आर ऑफिस बियरर्स। बाकी इनके अलावा जो भी हैं मेंबर्स होंगे, सबसे पहले मेंबर्स इलेक्ट होकर आएंगे, काउंसिल बनेगी, उसके बाद ऑफिस बियरर्स को इलेक्ट किया जाएगा बाय दी हैंड्स। इन्हीं ऑफिस बियरर्स को जो रिमूव किया जाएगा, इट शैल बी बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। फॉर एग्जाम्पल 100 मेंबर्स है ना, तो उसका 2/3 जो मेजोरिटी है उस टोटल मेंबरशिप बता रहा हूँ, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, 100 का जो 2/3 मेजोरिटी होगा उस उसने अगर वोट पड़ गए तो फिर ऑफिस बियर को रिमूव किया जाएगा। तो इस मेथड को कहा जाता है रिमूवल बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। इम्पीचमेंट भी ऐसा ही होता है 2/3 मेजोरिटी, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में 2/3 मेजोरिटी के थ्रू जो है वो उनको उतारा जा रहा है, यानी रिमूव किया जा रहा है। अब इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पर होगी, यानी ओपन में नहीं मैं कहूंगा कि मैं इस बंदे को वोट देना चाहता हूँ, नहीं, सीक्रेट बैलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि भाई जब बंदा जो 18 ईयर्स का हो जाए और इज एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू कास्ट वोट, उसको कहा जाता है अडल्ट फ्रेंचाइज। यानी यहाँ पर 18 ईयर्स से बड़े लोग जो होंगे, 18 ईयर्स के हों या उससे बड़े लोग जो है वो वोट करेंगे सीक्रेट बैलेट पर। इलेक्शन होगी पार्टी बेसिस पर, यानी मैं अगर मेंबर खड़ा होना चाहता हूँ किसी वार्ड में, तो मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट जरूर करूँ, यानी मैं किसी पार्टी में होना मेरा लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, GDA, PDM जो भी है। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है, और जब वो जीत जाएगा, इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेगा, तो जब वो जीत जाएगा तो फिर सब्सिक्वेंटली ये टू ज्वाइन एनी पर्टिकुलर पार्टी, वरना नहीं हो पाएगा काम। डुअल मेंबरशिप नहीं हो सकती, यानी मैं जो है वो एक वार्ड से यहाँ पर खड़ा हूँ, दूसरे वार्ड से वहां पर खड़ा हूँ, दोनों मेंबर हो रहा है, दोनों तरफ से मैं मेंबर हो रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक एक जो है वो सीट से आप जीत गए, फिर दूसरी से जीत गए, तो फिर जो है वो आपको कोई एक सीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी, यानी आपको सिर्फ एक सीट पर ही रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लेटर देना होगा ECP को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि आई वॉन्ट टू स्टैंड फ्रॉम दिस सीट। इलेक्टोरल रोल क्या होता है, इलेक्टोरल रोल यानी लिस्ट, जिस लिस्ट पर यह बताया जाएगा कि कौन बंदे वोट करने के एलिजिबल हैं उस एरिया में, उस लोकल एरिया जो भी है, इलेक्टोरल यूनिट, पोलिंग स्टेशन जो भी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेते हैं, तो आगे आएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कौन मेंबर, कौन लोग जो एलिजिबल ऑफ वोटिंग है, उसकी लिस्ट को कहा जाता है इलेक्टोरल रोल, और ये लिस्ट बनाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसी।
कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? एन एरिया विच कंटेन्स न्यूमरस पोलिंग स्टेशंस वेयर वोटर्स कास्ट वोट टू द कैंडिडेट्स। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं जहाँ पर वोटर्स जो है वो वोट कास्ट करते हैं कैंडिडेट को। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, चलो ये है PS52, हम कहते हैं PS52। तो PS52 जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं। PS52 जो है वो उमरकोट का है, ये यहाँ पर अली मर्दान शाह खड़े थे। तो ये मैं लोकल एरिया की बात नहीं बता रहा हूँ, ये जनरल इलेक्शन की बात बता रहा हूँ, मगर कॉन्स्टिट्यूएंसी समझा रहा हूँ तो वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन में भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में पोलिंग स्टेशन होती हैं, तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पोलिंग स्टेशन होती हैं। ठीक है, जहाँ वहां पर जो PS52 जो था वहां पर पोलिंग स्टेशन थे 122। तो देखें कितने पोलिंग स्टेशन हो सकते हैं, बहुत सारे। पोलिंग स्टेशन shall not be located in any, no नहीं है, not है, shall not be located in any premises which belongs to or is under control of any candidate। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं चाह रहा हूँ अगर कि अपनी प्रीमाइसेस में कोई पोलिंग स्टेशन में कहूँ कि यहाँ पर बना दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं अपने फेवर में कोई ऐसी पोलिंग स्टेशन नहीं बनवा सकता हूँ, तो इसके लिए कोई भी लॉफुल प्रोसीजर नहीं है। ये RO रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, चलो देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट करेगी DRO, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। एक DRO होगा, एक रिटर्निंग ऑफिसर, उसके साथ एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होगा फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इतने 3 होंगे। तो अब जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी तो उतने DRO, RO एंड ARO होंगे। पर्पस क्या होगा, इलेक्शन को फेयरली करने के लिए। ठीक है, अब ये कहाँ से इनको अपॉइंट किया जाएगा, फ्रॉम मतलब ये ECP अपने ही ऑफिसर्स में से DRO, RO एंड ARO कर सकती हैं अपॉइंट, या गवर्नमेंट का कोई इदारा अथॉरिटी जो है उनसे इनको अपॉइंट किया जा सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो पोलिंग स्टेशन की लिस्ट भेजेगा DRO के, भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने सारे पोलिंग स्टेशन हैं, उन पोलिंग स्टेशन की लिस्ट बनाएगा और फिर भेजेगा DRO को, और फिर DRO जो है देन शल सेंड बैक आफ्टर नेसेसरी चेंजेस। इसी तरह होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को और पोलिंग ऑफिसर को। हर पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग स्टेशन पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, बाकी पोलिंग ऑफिसर ज्यादा हो सकते हैं। वो पोलिंग ऑफिसर्स जो है वो दे शैल बी सबऑर्डिनेट टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बी सबऑर्डिनेट टू रिटर्निंग ऑफिसर, एंड रिटर्निंग ऑफिसर इज सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर सस्पेंड भी कर सकता है इनको। अगर कोई कैंडिडेट बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई आम सा बंदा नहीं, कोई अगर कैंडिडेट एग्रीव्ड है या सेटिस्फाइड नहीं है इलेक्शन की किसी प्रोसेस की वजह से, कोई भी मसले की वजह से, देन ही शैल फाइल एन इलेक्शन पिटिशन। इलेक्शन पिटिशन वो कहाँ पर फाइल करेगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जो कि अपॉइंट करेगी, या इलेक्शन ट्रिब्यूनल शैल बी मेड बाय या प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यानी मैं अगर कैंडिडेट हूं तो मैं इलेक्शन पिटिशन फाइल करूंगा, अगर एग्रीव्ड हूं, कहां पर फाइल करूंगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जो कि बनाएगी कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पर अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के भी डिसीजन से मैं उससे अगर मुनहरिफ हूं, इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, सो देन आई शैल फाइल एन अपील, कहां पर, हाई कोर्ट में, जो कि विद इन 30 डेज मुझे फाइल करनी होगी। तो आज हमने सिलेक्टिव में डिफरेंस क्या देखा, हमने देखा कि बेसिक टर्म्स क्या होते हैं इस लोकल गवर्नमेंट के, काउंसिल्स क्या होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होते हैं, इलेक्शन प्रोसेस किस तरह होता है लोकल गवर्नमेंट में, मेंबर्स एंड ऑफिस बियरर्स ये कौन होते हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है, मेंबर्स आम से लोग, ऑफिस बियरर्स जो मैंने आपको बताए, और ऑफिसर्स कौन से होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। नहीं आई तो आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह उनको फर्दर हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Here the topic ends, dear friends. Don't forget to like, subscribe, and share our this video and channel both. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. May God bless you all.